कीजिए। और हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान है जो इन तमाम बातों के ऊपर आज हमें एनलाइटन भी करने वाले हैं। इससे जुड़े जितने एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर विवेक कोहली। डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर विवेक, मैं आपको बता दूं परिचय देते हुए डॉक्टर विवेक का कि ये वाइजेक्स सरोगेसी कंसल्टेंसी एक बहुत प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो शायद पहली बार सरोगेसी को टोटलिटी में डील कर रही है इंडिया के अंदर। पायनियर ऑर्गेनाइजेशन वहां से हैं और आज बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर हम से बात करने वाले हैं। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक आपका। थैंक यू। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसके आगे जाएंगे हम, और बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें जानने हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको ये बता दें कि आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ। हमें फोन कीजिए और कोई क्वेरी है तो जानने के लिए आप अभी हमें फोन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज सरोगेसी की, और मुझे लगता है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सभी के जहन में आती है जब सरोगेसी की बात उठती है, और शायद आज भी हम खुलकर उसके बारे में बात नहीं कर पाते। कुछ भ्रांतियां हमारे जहन में हमेशा रहती हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक से। डॉक्टर विवेक, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि सरोगेसी जब हम शब्द सुनते हैं, क्या मायने हैं इसके और क्या मतलब है इसका? देखिए, सरोगेसी एक बहुत ही मॉडर्न मेडिकल कंसेप्ट है जो कि एक बहुत बड़ा बूंद के तौर पर आता है अगर हम उसको सही तरह से हैंडल करें। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक मेल के स्पर्म्स लिए जाते हैं और उसी मेल की वाइफ के एग्स लिए जाते हैं। इनको इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, और ये जो फर्टिलाइज स्पर्म होता है जिसको हम एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं, ये एक सेकंड फीमेल में उसकी कोख में डाला जाता है जो कि उसको आगे पेरेंट करती है। जी। तो बेसिकली सरोगेसी की रेलेवेंस वहां बढ़ जाती है बहुत मल्टीफोल्ड, जहां पर एक लेडी है जिसके एग्स सही हैं और मेल के स्पर्म सही हैं, लेकिन लेडी किसी कारणवश उसकी जो यूट्राइन हेल्थ सही नहीं है या यूट्रस उसमें है नहीं बिकॉज ऑफ सर्जरी, और वो पहले देखा जाए तो वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल होने के कारण अब वो मां बन सकती है, क्योंकि इसमें हम सेकंड मदर का यूट्रस यूज करते हैं। और हालांकि बेबी जो होता है जेनेटिकली वो हस्बैंड वाइफ का यानी कि एक्चुअल कपल का ही होता है। बिल्कुल। तो जब इसे सुनते हैं और उसके मायने समझ आते हैं हमें, तो वाकई में लगता है कि एक वरदान के तौर पर सरोगेसी हमारे सामने है। इस बीच हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर हमारे साथ रोहन जी हमें कॉल कर रहे हैं। रोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, रोहन जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। बहुत स्वागत है। मेरा जो है 2 साल से शादी हो चुका है, बट अभी तक 2 साल से मेरी शादी हो गई है जी, और अभी तक काफी मैंने 5-6 महीने तक डॉक्टर से मिला, बट अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जी जी। और डॉक्टर कह रहे हैं कि सोनोग्राफी कराना पड़ेगा लेडीज। जी जी। तो आप चाहते हैं आगे ऑप्ट करना सरोगेसी को एक ऑप्शन के तौर पर? चलिए, रोहन जी का सवाल जो है डॉक्टर विवेक, क्या इससे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं लगता है आपको? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरोगेसी के बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं और इसको ओवर यूज या मिस यूज नहीं हम कर सकते। जितनी जानकारी अभी मिस्टर सोहन ने हमें दी उससे उन्होंने इतना ही बताया कि कुछ साल से उनका विवाह हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका कोई अपना बेबी नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में सबसे पहले हम एक IUI प्रोसेस होता है वो ट्राई करते हैं, जिसमें स्पर्म वुमन के यूट्रस में डाला जाता है आर्टिफिशियली। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो हम IVF के लिए जाते हैं, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म और ओवम को बॉडी के बाहर मिला के एक्चुअल मदर के ही यूट्रस में उस एम्ब्रियो को डाला जाता है। लेकिन अगर उस वुमन की यूट्राइन हेल्थ, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर नहीं है, यूट्राइन लाइनिंग नहीं बन रही, एंडोमेट्रियोसिस है या इम्प्लांटेशन फेलियर्स हैं, अगर ये चीजें डायग्नोज होती हैं उनके यूट्रस में, तभी हम सरोगेसी की तरफ जाना चाहेंगे। नहीं तो हम एक्चुअली एंड तक पहले यही यूज करना चाहेंगे कि वो अपनी ही कोख का इस्तेमाल करें। तो शायद अभी ये बहुत इनिशियल है स्टेज, उनको कुछ और डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी बोला है डॉक्टर्स ने, उनको सोनोग्राफी करना पड़ेगा जिससे कि सारा डायग्नोसिस होगा, और उसके बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअली उन्हें सरोगेसी की जरूरत है कि नहीं है, यानी एक्चुअली उनकी वाइफ के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि नहीं है जिसकी वजह से उन्हें एक सेकंड फीमेल की हेल्प लेनी पड़े।
हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं मुकेश जी उत्तराखंड से। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अत्यधिक हस्तमैथुन करता हूँ, कम से कम 15 साल से कर रहा हूँ, तो दिन में 4 या 5 बार मेरे से हो जाता है जी। तो क्या मैं अगर शादी करूँ तो मुझे बच्चे पैदा होंगे नहीं, तो आप इस पे पूछना चाहते हैं। जी मुकेश जी, हम यहाँ पर इस वक्त सरोगेसी की बात कर रहे हैं। सरोगेसी शायद जो बात आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटकर एक टॉपिक होता है। निश्चित तौर पर अगर आप सरोगेसी से जुड़ा कोई सवाल है, मैं अपने दर्शकों से यही हम अपील करेंगे कि आप इस वक्त विषय जो है सरोगेसी का है, उससे जुड़े हुए कोई सवाल है तो आप जरूर जान सकते हैं। डॉक्टर विवेक हमारे साथ हैं। कुलदीप जी हमारे अगले कॉलर हैं राजस्थान से हमारे साथ। कुलदीप जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे। कुलदीप जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा बंद कर दें और फिर हमसे बात करें। हाँ जी बोलिए। जी सर, इसमें ये था कि जैसे कि हेलो जी बोलिए बोलिए। इसमें ये था सर, जैसे हमारी वाइफ का क्या है कि यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था जी, तो उसमें यूट्रस निकाल दिया था, तो उसमें क्या प्रोसेस है अब। यूट्रस निकाल दिया गया था ऑपरेशन के बाद। हाँ जी, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें किसी वजह से अगर यूट्रस को निकाला जाए, उसको प्रोसीजर को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। उसके बाद ये लाजमी है कि जो फीमेल है वो मदर नहीं बन सकती, क्योंकि यूट्रस में ही बेबी की पूरी पैदाइश होती है 9 महीने के समय तक। तो ये अब एक आइडियल केस है जिनको सरोगेसी के लिए जाना चाहिए, और जहां तक मेरा मानना है कि इनको काफी हद तक ये एक सक्सेसफुल ऑप्शन इनके लिए बन सकता है अगर ये सरोगेट मदर की हेल्प लें तो। चलिए कुलदीप जी, तो जरूर आप अगर सरोगेसी ट्राई करना चाहते हैं, आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। इस बीच डॉक्टर विवेक, कुछ बातें होती हैं जब हम सरोगेसी के बारे में सुनते रहे, इसके मेडिकल एस्पेक्ट्स, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स, और उससे भी ज्यादा शायद एक सोसाइटी से जुड़े हुए इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, मैं चाहूंगा एक बार उनके बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो लोगों के मन में भ्रांतियां भी हैं, मिथ्स भी हैं शायद, और एक डर रहता है लोगों के मन में आज भी इस चीज को लेकर। देखिए, मैं तो इसको बहुत लेमन टर्म्स में समझाता हूं कि सरोगेसी एक चारपाई की तरह है जिसके 4 पाए हैं। एक मेडिकल एस्पेक्ट है, एक लीगल एस्पेक्ट है, और एक इसका सोशल एस्पेक्ट है, और एक इसका एथिकल एस्पेक्ट है। जी। इन सब पे डिबेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि समय का भी आज हमारे पास कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा इन सब एस्पेक्ट्स पे लाइट डालना चाहूंगा। जी, हम उससे पहले चलें विवेक जी, उस पर हमारी कॉलर उनकी बात कर लेते हैं। रमा जी हमारे साथ हैं। रमा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं बताइए। मेरा आवाज जी। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। ये डॉक्टर साहब जी, मेरी शादी को ना 20 साल हो गया जी। और मतलब मेरे घर वाले के शुक्राणु जो है बिल्कुल नील है, और मैं अपना बच्चा चाहता हूँ। मेरे ना मतलब थोड़ी मैं जल्द की हूँ, जिसकी वजह से मेरी बिल्कुल भी मेरा घर वाला वो नहीं करते। बच्चे की वजह से मेरे घर में तनाव होता है, और मैं गरीब भी हूँ। मैं इंजेक्शन लगा सकती हूँ, इंजेक्शन वाले 10-20 हजार तक मांगते हैं। क्या मेरी मदद कर सकते हैं कोई? आपने क्या बताया कि एक बार अपनी समस्या फिर से बताएं हमें रमा जी, हम सुन नहीं पाए ठीक से। मेरे ना मतलब हस्बैंड के अंदर बिल्कुल भी कन नहीं है। ओके। 20 साल हो गया हमारी शादी को, और मैं बच्चा चाहती हूँ। जी जी जी। तो शायद इनके पास इनका सॉल्यूशन। देखिए, इस केस में जहां तक इनसे बात करके लगा कि जो फीमेल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सरोगेसी एक ऑप्शन है जहां जो तभी यूज होता है यदि फीमेल में यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। इनकी बात सुन के मुझे लगा कि जो इनके हस्बैंड हैं उनके स्पर्म यानी कि शुक्राणु वो शायद नहीं है या बहुत कम है जी। तो ये इस केस के लिए सरोगेसी का ऑप्शन नहीं है जी। लेकिन इसमें 2 अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट में जो आईवीएफ होता है उसमें एक प्रोसीजर होता है इक्सी। इक्सी प्रोसीजर में क्या होता है कि वैसे तो एक आदमी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इजैकुलेट करता है जी, बट अगर स्पर्म कम है तो उसमें सिर्फ एक ही स्पर्म की जरूरत पड़ती है जो कि एक्चुअली फर्टिलाइज कर सकता है एग को जी। तो ये इक्सी प्रोसीजर के लिए भी जा सकते हैं। और यदि उनके बिल्कुल शुक्राणु हैं ही नहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से तो इस केस में स्पर्म डोनर्स होते हैं। तो ये स्पर्म्स को जो डोनर्स हैं उनसे स्पर्म्स डोनेट करवा के
और फिर आईवीएफ के थ्रू एक नॉर्मल प्रोसीजर से भी ये मां बन सकती है। तो रमा जी के लिए पहला जो स्टेप हो सकता है, शायद उनको जाकर पहले ट्रीटमेंट के साथ साथ स्पर्म बैंक्स में जाके एक बार बात करनी चाहिए। अगर उनके हस्बैंड के बिल्कुल शुक्राणु नहीं है जी, तो उन्हें स्पर्म बैंक या कोई भी एआरटी क्लिनिक में वो जा सकते हैं जहां पे स्पर्म बैंक्स की अवेलेबिलिटी होती है जी, और वहां से वो स्पर्म्स ले सकते हैं। जो डॉक्टर हैं वो उन स्पर्म्स, बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स को उनके एग्स के साथ बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करेंगे और उन्हीं की कोक में डाल देंगे, बिकॉज उन्हें कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है हमको। तो लता जी, रमा जी, ये आपके लिए एक ऑप्शन है और जो आपको डॉक्टर विवेक ने बताया, जाकर आप अपने आसपास के किन्हीं भी डॉक्टर जिनसे आप कंसल्ट कर रही हैं, जाकर स्पर्म बैंक जाकर आप इस अपनी समस्या का समाधान ले सकती हैं। लता जी हमारी अगली कॉलर है हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से। लता जी, बहुत स्वागत है आपका भी, क्या कहना चाहती हैं? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मतलब कि मेरे को डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट दी कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है। एक जो ट्यूब है वो तो बिल्कुल ब्लॉक है, लेकिन दूसरी का है खुलने का थोड़ा ना, वो कुछ करिए मेरे मतलब लेप्रोस्कोपी करी तो उसके बाद नहीं खुली, वो 6 साल में चुके हैं। फिर इसके लिए मतलब सरोगेसी की जरूरत है, बाकी मेरा जो बच्चेदानी वो तो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो नाम क्या बताया? लता जी। लता जी, ऐसा है कि हाँ जी, लता जी, आपके केस में आपको सरोगेसी की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल और कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें एक या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आपकी ओवरी से डायरेक्टली एग्स को निकाला जाएगा और आपकी बॉडी के बाहर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ उनको फर्टिलाइज किया जाएगा और जो फर्टिलाइज स्पर्म है, जिसको हम एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं, वो आपकी ही कोक में डाला जा सकता है और आप ही एक नॉर्मल मां बन सकती हैं, क्योंकि आपकी कोक में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको सरोगेसी के लिए जाने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये एक बहुत ही कॉमन नॉर्मल प्रॉब्लम है जो कि आईवीएफ प्रोसीजर से बहुत इजीली हैंडल हो सकता है। सर इसके लिए मतलब कितने पैसे लगेंगे? पैसे के बारे में जानकारी जानते हैं? देखिए, जो आईवीएफ प्रोसीजर है नॉर्मली इसका जो रेंज है वो 80,000 से लेके 1.5 लाख यानी 80,000 से 1.5 लाख के बीच में ये कॉस्ट कर सकता है। बट इसमें ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाएगा। तो अगर एक या 2 अटेम्प्ट्स नॉर्मली 1.5 लाख तक कॉस्ट करते हैं। चलिए लता जी, हम दिल्ली में कर सकते हैं या कहीं और? हाँ जी, दिल्ली में विश्व स्तरीय बहुत से आईवीएफ क्लिनिक्स हैं जहां पे आप इनको कर सकते हैं, जैसे गंगाराम हॉस्पिटल है, मैक्स है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, गॉडियम है, तो ऐसे कई आईवीएफ सेंटर्स हैं। चलिए लता जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का पूरे विस्तार से जवाब मिला है निश्चित तौर पर, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सवाल जो हम जानने की कोशिश कर रहे थे लीगल और मेडिकल एस्पेक्ट से जुड़े हुए, उन पर हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हमारा कार्यक्रम सेहत के ऊपर है और हमेशा किसी न किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करते हैं। आज सरोगेसी पर हम बात कर रहे हैं, जिसको अगर समझा जाए तो वाकई एक वरदान है, लेकिन शायद उसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हमारे जहन में आज भी हैं, बहुत सी बातें जो शायद हम नहीं जानते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको उसके बारे में बताया जाए और उन लोगों के लिए जो किसी विशिष्ट कारण की वजह से माता या पिता बनने का सुख नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन ही हो सकता है, एक बहुत बेहतरीन बात ये हो सकती है। और इसके लिए डॉक्टर विवेक कोहली हमारे साथ हैं, जो हमें बता रहे हैं कि कितने सारे एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं और कितने फायदे सरोगेसी के हैं। डॉक्टर विवेक, हम बात कर रहे थे तो इसके जो बाकी जुड़े एस्पेक्ट्स हैं, मतलब सरोगेसी के लिए जब लोग ऑप्ट करना चाहते हैं तो कुछ लीगल एस्पेक्ट्स भी समझने होते हैं, मेडिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं चाह रहा हूं हम बात कर रहे थे, बताएं कि किस तरह से होता है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन्हीं 3-4 एस्पेक्ट्स के बारे में बताता हूं। हम लीगल एस्पेक्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2002 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास की थी कि कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में लीगल है। इसकी वजह से इंडिया एक बहुत बड़ा हब है आज कमर्शियल सरोगेसी के लिए। इस पे उसके बाद 2005 में आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइंस पास की थी, जिसके हिसाब से हमें इस प्रोसीजर को कैरी आउट करना पड़ता है। इन आईसीएमआर गाइडलाइंस के हिसाब से 2008 में एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल ने बैठ के बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक एआरटी बिल ड्राफ्ट किया था, जिसमें बहुत से एस्पेक्ट्स जो सरोगेसी के हैं और सरोगेसी से रिलेटेड हैं उनको हैंडल किया गया था। लेकिन डिलेमा कह लीजिए या मिसफॉर्चून कह लीजिए, वो ये है कि 2008 से आज हम 2012 में बैठे हुए हैं, 4 साल हो गए हैं, अभी तक ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुआ है। और अगर ये बिल पार्लियामेंट में टेबल होता है और पास होता है, इसका लॉ क्रिएट होता है, तो इंडिया
कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर सरोगेसी। और इंडिया में जो सरोगेसी अब तक एक ऑर्गेनाइज सेक्टर था, हम जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत ही हद तक लीगली ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ये एक सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी ये सेक्टर इंडिया में ला सकता है। एक बड़ा सवाल जो हमने अपने दर्शकों से बात करते हुए समझा जो बहुत से लोगों के मन में था, वो ये कि जब सरोगेसी के लिए कोई भी कपल ऑप्ट करते हैं तो जो भी सरोगेट मदर वो लेते हैं या जिसके लिए वो जाते हैं, क्या उसके लिए भी कोई मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं कि इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए कि वो मदर उतनी सही है या नहीं है जिनको यूज किया जाए? हाँ जी, तो जो ये सरोगेट मदर्स होते हैं इनके पूरे प्रोसीजर्स होते हैं। इनकी प्री स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके बाद इनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है, हाउसिंग होती है और कंपनसेशन होती है। ये इनके 4 या 5 एस्पेक्ट्स हैं। बट आपका सवाल ज्यादातर स्क्रीनिंग से रिलेटेड है। एक सरोगेट मदर की सही स्क्रीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी स्क्रीनिंग 3 या 4 तरह से होती है। जैसे पहले इनकी बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग होती है, यानी कि हम देखते हैं कि वो उनकी फर्टिलिटी हिस्ट्री कैसी है, एज कैसी है, पहले उनके बच्चे हैं कि नहीं। अगर बच्चे होंगे तो इसका मतलब उनकी अच्छी फर्टिलिटी हिस्ट्री है। इसके साथ उनकी एक सोशल स्क्रीनिंग होती है जिसमें हम देखते हैं कि वो उनके जो हस्बैंड हैं या घर के लोग हैं वो भी इस प्रोसीजर के लिए उनका साथ देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे। और इसी तरह से मेडिकल स्क्रीनिंग भी होती है जिसमें सरोगेट के कुछ बेसिक टेस्ट्स किए जा सकते हैं इनको मानने के लिए कि क्या वो फिट है, उसको किसी तरह का कोई HIV इन्फेक्शन या VDRL ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और कंपैटिबिलिटी होना चाहिए एक्चुअल जेनेटिक मदर और सरोगेट मदर के बीच। तो सारे प्रोसीजर्स इन प्लेस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ये सब प्रोसीजर्स हैं जी। हमारे हमने बात की कुछ सरोगेट मदर्स से भी और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि उनका अनुभव कैसा है, वो क्या कहती हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। पहली बार तो हम जब हमारी को कि चलिए दूसरे की ना चल रही, अपनी तरफ से भला करे तो अच्छी बात है और फिर कुछ मिलेगा ही हमें। कोई हम तो घर से तो देंगे ना, खाने पीने की, रहने सहने की, कोई पैसा की परेशानी सब मतलब हेल्प अच्छी आ रही है। कोई बुरा काम तो है ना हमें, जितने एक कितना के दूसरे की एक अच्छी बात है। जितना कोई करेगा तो बुरा काम तो कर रहे हैं ना, हम अच्छा ही कर रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए कि एक माँ बनना अच्छी बात है। पहले भी माँ बनी है और अब भी बन रहे हैं, किसी को बच्चे देना। तो सुना आपने बोलते हुए कुछ सरोगेट मदर्स को भी। और डॉक्टर विवेक, लेकिन एक चीज अभी भी है कि शायद अभी भी हमारे समाज में इस चीज को लेकर थोड़ा नहीं कहा जाए, सच में अगर देखा जाए तो बहुत से इनहिबिशंस दिमाग में रहते हैं, बहुत से सवाल रहते हैं दिमाग में। देखिए जो इनहिबिशंस हैं ये 2 या 3 वजह से मैं मानूंगा। एक लीगैलिटीज अगर वेल इन प्लेस हों तो काफी हद तक एप्रीहेंशंस कम हो सकते हैं। एक दूसरी बात है कि एजुकेशन लेवल कम होने की वजह से लैक ऑफ नॉलेज बहुत है। जैसे बहुत से अभी कुछ कॉलर्स हमसे सिंपल सवाल पूछ रहे थे जिनके सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं बट इतने लंबे ड्यूरेशन तक वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो एक लैक ऑफ नॉलेज है। और तीसरा एक हमारी सोसाइटी हम जानते हैं कि थोड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी है। हालांकि ये जो लैटर एस्पेक्ट है ये ग्रेजुअल एस्पेक्ट है। सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है इन चीजों की तरफ और हमें डेली कम से कम 8 से 10 क्वेरीज आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल एंड फॉरेन कपल से हैं और इंडियन कपल से भी हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करेंगे, इसको लीगली, मेडिकली, सोशली और एथिकली ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सकता है। और जो एक लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रूढ़िवादिता डेवलप हो रही है या जो भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है। बिल्कुल। और जब मेडिकल एस्पेक्ट्स की हम जैसे बात कर रहे थे तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को ध्यान में रखा जाता है? जैसे एक इच्छा सबके मन में है अगर कोई सरोगेसी को ऑप्ट करना चाहता है, लेकिन आप लोग जब उस प्रोसीजर में जाते हैं तो क्या कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं कि कोई कर सकता है या वहां पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं कर सकते हैं? कुछ कपल सरोगेसी को ऑप्ट जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। जी नहीं, ऐसा कोई भी कपल नहीं होगा। इनफैक्ट मेरा मानना यह है कि पेरेंट्स बनना एक बहुत ही इंट्रिंसिक इच्छा होती है और हर एक कपल का एक हक होता है। तो एज अ सिविल सोसाइटी किसी को भी ये हक नहीं है कि उनकी इस इच्छा को मारा जाए। और अगर आज की डेट में मेडिकल प्रोग्रेस की वजह से ये ऑप्शन है तो उन्हें हमें ये ऑप्शन जरूर प्रेजेंट करना चाहिए। और ऐसा कोई कपल नहीं होता है जो सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरोगेसी बना ही उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद अगर पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं तो उनके लिए एक
ऑल्टरनेटिव। तो हर प्रकार का कपल, कितना भी उसको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, अगर वो सही कैंडिडेट है सरोगेसी के लिए तो वो सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। हमारी अगली कॉलर हमारे साथ हैं रेखा साहनी जी, उत्तराखंड से हमें कॉल कर रही हैं। रेखा जी, बहुत स्वागत आपका भी, बताइए क्या कहना चाहती हैं। जी, मैंने वो करवाई थी, ऑपरेशन करवाया था ना, मेरे छोटे बनते हैं जी, तो कोई इलाज है, मैंने वो भी करवाया था, ऑपरेशन था एक जी। मेरे नलों में ना, नलों का ऑपरेशन था, फिर चलाए गए जी। तो क्या जानना क्या चाहती हैं रेखा जी, अब क्या सवाल है आपका? कि मेरे भी एक छोटे बनते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं, बस यही है। तो आप क्या सरोगेसी के बारे में जानना चाहती हैं कि क्या कभी आप आगे उसके लिए ऑप्ट करना चाहेंगी? हाँ, मैं करना तो चाहूंगी, पर मैं डॉक्टर तो कहते कि प्रॉब्लम ही है, बस ये कंसीव नहीं कर पाते। ओके, हाँ जी। जिस तरह इन्होंने बताया, इनका कुछ नली का ऑपरेशन हुआ था, यदि हालांकि ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है, और दूसरा इन्होंने बताया कि कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। कंसेप्शन बेसिकली क्या है कि जो एक नॉर्मल एम्ब्रियो होता है वो यूट्राइन लाइनिंग से जाके नॉर्मल प्रोसीजर में चिपक जाता है, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और वहीं से बच्चे की हवा और खाने की सप्लाई शुरू होती है और बच्चा आगे ग्रो करता है। तो सरोगेसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कंसेप्शन या इम्प्लांटेशन फेलियर्स के केसेस में, जहां ये किसी भी वजह से हो सकता है यूट्राइन हेल्थ ठीक ना हो, हार्मोनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एज का एस्पेक्ट हो सकता है, या नॉर्मल फीमेल में भी ये हो सकता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो या तो सही जगह पर डेवलप नहीं हो रही, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, या उसकी थिकनेस सही नहीं है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो उस पर चिपक नहीं पा रहा है। तो इस केस में हम एक हेल्दी सरोगेट ले सकते हैं। एक कॉलर हमारी आज की जो लास्ट कॉलर हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि समय का अभाव अब है, समय खत्म हो रहा है। अंजलि जी हमारे साथ हैं पटना से। अंजलि जी, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा है ना कि अंडा का एग्जाम करवाया था ना जी, तो 12 दिन पे था, 5.6 mm जी। क्या जानना, सरोगेसी से जुड़ी हुई कोई बात जानना चाहती हैं अंजलि जी? सरोगेसी से जुड़ा कुछ जानना चाहती हैं आप? यार, मेरा 4 साल हो गया मैरिज का जी। अभी तक तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर से सलाह ली तो बोला कि अभी अंडा जो है थोड़ा बंदा है। चलिए, लगता है कि थोड़ा सा आवाज की भी दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन एक जनरल शायद एक ये शायद पूछना चाह रही हैं कि इनके एग्स में प्रॉब्लम है, एग्स की क्वालिटी या उनकी जो नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सही नहीं है। इसको हम एक ओवेरियन डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें इनको जरूरी नहीं है कि इनको सरोगेसी के लिए जाना है, क्योंकि हो सकता है इनकी यूट्रस या जो कोक है वो सही हो। इस केस में अगेन ये पहले आईवीएफ के लिए जा सकते हैं और अपनी ही कोक में एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा सकते हैं। चलिए, तो आज हमने बहुत सी बातें जानी हैं सरोगेसी के बारे में, और समय अब लगभग खत्म हो गया है, तो हमें इस कार्यक्रम का विराम देना है। लेकिन आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमने आपको अपना ईमेल आईडी बताया, आप हमें फोन कर सकते हैं, अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं, और कोई बात जानना चाहें या कभी आपका मन करे और आप चाहें कि हम ऐसा एक और शो आपके लिए दोबारा लेकर आएं, तो हमें जरूर बताइए, हम दोबारा लेकर आएंगे आपकी जानकारी के लिए। फिलहाल डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।